दीपक अपनी माँ के साथ दिल्ली के जाकिर नगर वाले मकान में था कि इतने में उसका फोन बजता है। सामने फोन पर सोनी है। दीपक कुछ कह पाता उससे पहले उसकी भाव भंगिमा बंद होने लगती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। वह घबराकर अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, बिट्टू कौन है माँ? किसकी बात कर रही है सोनी? बेटे के चेहरे की उड़ी रंगत देख लक्ष्मी जी घबरा गईं। बिस्तर से उठते हुए बेचैन होकर वो बोली, अरे तेरा बेटा ही तो है बिट्टू, और किसी बिट्टू को तो मैं जानती नहीं। क्या हुआ? क्या कहा सोनी ने बिट्टू के बारे में? कुछ तो बता। माँ, वो नहीं रहा, मेरा बच्चा बिट्टू चला गया, कहकर दीपक बच्चों की तरह रोने लगा। क्या हुआ उसे? ला मुझे फोन दे। शायद सोनी किसी और से बात करना चाह रही थी और तेरा नंबर मिल गया। मैं रितु का नंबर लगा लेती हूँ, बहू से ही पूछ लेती हूँ इस फोन के बारे में। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। हो सकता है तुझसे सुनने में कुछ गलती हुई हो। लक्ष्मी जी लगातार बोले ही जा रही थी। टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उन्होंने अपनी बहू रितु का नंबर मिला लिया। मोबाइल रितु के जीजा जी ने उठाया। लक्ष्मी जी के कान जो नहीं सुनना चाह रहे थे वही सुनना पड़ा। सचमुच दीपक का 2 वर्षीय बेटा बिट्टू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पिछले सप्ताह ही तो रितु अपनी बहन सोनी के घर कानपुर गई थी। शादी के बाद दीपक की व्यस्तता के कारण वह सोनी के पास जा ही नहीं पाई थी। सोनी ही आ गई थी उससे मिलने। माता पिता तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। कुछ दिन पहले फोन पर सोनी ने रितु से कहा था कि इस बार अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में वो कहीं नहीं जाएगी और रितु को उसके पास आना ही पड़ेगा। रितु और बिट्टू को कानपुर छोड़ दीपक कल ही गुड़गांव वापस आया था। वह गुड़गांव में एक एमएनसी में काम करता था। उसे कंपनी से लीव ना मिलने पर जल्द ही वापस आना पड़ा। घर पहुंचकर उसने जब रितु को फोन किया था तो बिट्टू ने रितु के हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसकी नन्ही सी हेलो सुनकर रोम रोम खिल उठा था दीपक का। प्यार से उसे लव यू बेटा कहकर वह मुस्कुरा दिया था। आखिरी बार दीपक ने तभी आवाज सुनी थी बिट्टू की, और अब वह कभी बिट्टू की आवाज नहीं सुन पाएगा। कैसे हो गया ये सब? दुख में डूबा दीपक रितु के पास जल्दी ही पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने बिना देरी किए फ्लाइट का टिकट बुक करवा लिया और कानपुर के लिए रवाना हो गया। अगले ही दिन वह रितु को लेकर घर आ गया। उनके घर पहुंचते ही लक्ष्मी जी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रितु चुपचाप जाकर एक कोने में गुमसुम सी मूर्ति की तरह बैठ गई। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही चली गई। वह चंचल स्वभाव की थी। वह लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करती थी, लेकिन अब न जाने उसकी दुनिया ही लुट गई हो। धीरे धीरे पड़ोसी एकत्र होने लगे। बिट्टू के इस तरह अचानक मौत के मुंह में जाने से सब बेहद दुखी थे। कैसा लग रहा होगा रितु को? कैसे बेटे की छोटी सी टंकी में डूबकर मौत हो गई। रितु की पुरानी सहेली दुखी स्वर में बोली, बच्चे जब इकट्ठे होते हैं मनमानी भी तो बहुत करने लगते हैं। ठंडी आह भरते हुए सामने के मकान में रहने वाले मयंक बोले, हम लोग भी तो एक दूसरे में कभी कभी इतना खो जाते हैं कि बच्चों की सुध ही लेना भूल जाते हैं। उस पर रितु की सास बोल उठी, असली बात तो ये है कि मौत के आगे आज तक किसी की चली ही नहीं है। बाद में बस अफसोस ही तो कर सकती हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। एक बुजुर्ग महिला के कहने पर सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। रिश्तेदारों को जब इस दुर्घटना के विषय में पता लगा तो वे रितु से जानना चाह रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। शोक में डूबी रितु स्वयं को कसूरवार समझ रही थी। ना ही वो बच्चे को छत पर जाने देती और ना ही ये दुर्घटना घटती।
क्यों वह सोनी के साथ बातों में इतनी मशगूल हो गई थी कि छत पर खेल रहे बच्चों को झांक कर भी नहीं देखा। उसके बच्चे भी तो छोटे ही हैं दोनों, तभी तो वो समझ ही नहीं पाए कि पानी की टंकी में गिरने के बाद बिट्टू हाथ पैर मारकर खेल नहीं रहा बल्कि छटपटा रहा है। खेल खेल ही में क्या से क्या हो गया। छत के फर्श पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन खोल सोनी के बच्चे उसमें हाथ डालकर मस्ती कर रहे थे। बिट्टू ने भी उनकी नकल करनी चाही, किंतु वो छोटा था और जब उचक कर उसने पानी में दोनों हाथ डालने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और अपने को संभाल न पाने के कारण टंकी में ही गिर गया। रितु और सोनी के तब होश उड़ गए थे। जब सोनी की बेटी ने नीचे आकर कहा था, बिट्टू बहुत देर से पानी में है, आप निकालो बाहर। बेतहाशा दौड़ते हुए वे दोनों छत पर पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बहन रितु के दुख में दुखी होने के सिवा सोनी के पास आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदारों का दीपक के घर आना जाना लगातार जारी था। सबकी नम आंखें हृदय का दुख व्यक्त कर पा रही थी। मन को हल्का करने के लिए एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे वे, किंतु रितु सबसे दूर बैठी थी। जब कोई पास जाकर उससे बात करना शुरू करता तो वह अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती। न आंखों में आंसू थे और न ही चेहरे पर कोई भाव। बिट्टू का नाम सुनते ही वे कानों पर हाथ रख लेती और सबकी बातों को अनसुना कर देती थी। सबकी यही राय थी कि रितु को रोना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो पाए और वह भी सबके साथ अपना दुख साझा कर पाए। पर रितु को भावहीन चेहरा लिए एक टक बस ताकती रही थी। रितु की मानसिक स्थिति को देखते हुए दीपक ने मनोचिकित्सक से सलाह ली। मनोचिकित्सक ने बताया कि ऐसे समय कई बार व्यक्ति की चेतना दुख को स्वीकार नहीं करना चाहती, किंतु अवचेतन मन जानता है कि कुछ बुरा घट चुका है, सो व्यक्ति का मस्तिष्क कुछ भी सोचना नहीं चाहता। रितु के विषय में उसने कहा कि यदि कुछ और दिनों तक उसकी यही हालत रही तो उसके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। चिकित्सक ने सलाह दी कि रितु को बिट्टू की चीजें दिखाकर रुलाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार दीपक ने रितु को बिट्टू के कपड़े, खिलौने और फोटो दिखाए। बिट्टू के विषय में जानबूझकर बातें भी करने लगे। वो लक्ष्मी जी ने भी बिट्टू की शैतानियों के किस्से रितु को याद दिलाए और उन शैतानियों का नतीजा ही बिट्टू की मौत का कारण बना, ये कहकर रुलाना भी चाहा, पर रितु पर किसी प्रकार की बात का कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने दीपक को सलाह दी कि सब साथ में अपने गांव चलते हैं, वहां जाकर कुछ दिन इस वातावरण से दूर होने पर रितु शायद सब कुछ नए सिरे से सोचने लगे और बिट्टू की अनुपस्थिति खलने लगे उसे। संभव है फिर उसके मन का गुबार आंसुओं में निकल जाए। मां की बात मान दीपक रितु और लक्ष्मी जी के साथ कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। मध्य प्रदेश के भोपाल के नजदीक ही गांव में उनका बड़ा सा पुश्तैनी मकान था। पास ही आम के बगीचे भी थे। उन सब की देखभाल दिग्विजय किया करते थे। दिग्विजय बचपन में से ही उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। यूं तो उसकी उम्र 45 वर्ष के आसपास थी, पर परिवार के नाम पर पत्नी राजवंती और 3 वर्षीय इकलौता बेटा सागर ही था। सागर को उसने पास के स्कूल में दाखिल करवा दिया था। विवाह के लगभग 15 वर्षों बाद सागर का जन्म हुआ था। राजवंती और दिग्विजय चाहते थे कि उनकी आंखों का तारा सागर खूब पढ़े लिखे और बड़ा होकर कोई अच्छी नौकरी करे। दीपक का परिवार गांव आ रहा है, ये सुनकर दिग्विजय ने उनके आने की तैयारी शुरू कर दी। घर खूब साफ सुथरा कर बाजार जाकर
जरूरी सामान ले आया। बिट्टू के विषय में जानकर वह भी बेहद दुखी था। गांव पहुंचकर दीपक और लक्ष्मी का मन तो कुछ हल्का हुआ, पर ऋतु की भाव शून्यता वहां भी कम ना हुई। दीपक उसे इधर उधर लेकर जाता, पर ऋतु तो जैसे जड़ हो गई थी। ना वो ठीक से खाती पीती और ना ही ज्यादा कुछ बोलती थी। उस दिन दीपक ऋतु के साथ घर के नजदीक बने तालाब के किनारे गया। ऋतु घास पर चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद पास के खाली मैदान पर बच्चे आकर क्रिकेट खेलने लगे। उनके पास जो गेंद थी वो प्लास्टिक की थी, इसलिए दीपक ने ऋतु को वहां से हटाना आवश्यक नहीं समझा। बच्चे गेंद पर तेजी से बल्ला मार उसे दूर फेंकने का प्रयास कर रहे थे, ताकि गेंद दूर तक जाए और उन्हें अधिक से अधिक रन बनाने का अवसर मिले। उन बच्चों की टोली में एक छोटा सा बच्चा हर बार फुर्ती से जाकर गेंद ले आकर आ रहा था। छोटा होने के कारण बच्चों ने उसे बैटिंग या बॉलिंग ना देकर फेंकी हुई गेंद वापस लाकर देने का काम सौंपा था। इस बार एक बच्चे ने कुछ ज्यादा ही तेजी से बल्ला चला दिया और गेंद तीव्र गति से लुढ़कने लगी। छोटा बच्चा भागता हुआ गेंद को पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर गेंद तो खूब तेजी से लुढ़कते हुए तालाब में गिर कर ही रुकी। प्लास्टिक की होने के कारण वो गेंद पानी पर तैरने लगी। गेंद तालाब से निकालने के लिए उस बच्चे ने जमीन पर पड़ी पेड़ की पतली सी टहनी उठाई और गेंद को टहनी से खिसकाकर करीब लाने की कोशिश करने लगा। पेड़ की डंडी गेंद तक तो पहुंच रही थी, पर इतनी बड़ी नहीं थी कि गेंद को आगे की ओर धकेल पाए। इधर बच्चा कोशिश कर रहा था, उधर साथी जल्दी जल्दी का शोर मचाए हुए थे। गेंद को तेजी से आगे की ओर धकेलने के लिए उस पर डंडी मारते हुए अचानक ही वो बच्चा तालाब में गिर गया। इससे पहले कि वहां खेल रहे बच्चे कुछ समझ पाते, ऋतु तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची और तालाब में कूद पड़ी। बच्चे को झटके से पकड़कर उसने गोदी में उठा लिया। दीपक और उसकी मां दूर से ये दृश्य देख रहे थे। दीपक भी भागता हुआ वहां पहुंच गया और तालाब के किनारे बैठकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को शीघ्र ही उसने अपने घुटने पर पेट के बल लिटा दिया, ताकि थोड़ा सा पानी भी अंदर गया हो तो बाहर निकल सके। तब तक सभी बच्चे चिल्लाते हुए वहां पहुंच गए। शोर सुनकर आसपास के घरों से भी लोग वहां इकट्ठे होने लगे। तालाब से बाहर निकलते ही ऋतु दीपक के पास आई और उस बच्चे को सकुशल देख अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। जो कमी उसके मन में घर कर गई थी कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाई, वो अब पूरी हो गई थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ दिग्विजय वहां पहुंच गया। अपने बेटे सागर को मौत के मुंह से निकला हुआ देख उसकी जान में जान आई। गदगद होकर वह ऋतु से बोला, आज आपने नया जीवन दिया है मेरे बच्चे को। कितने सालों बाद संतान का मुंह देखा था। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो आपका एहसान तो मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। भाव विभोर ऋतु बोली, एहसान कैसा भैया, मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने अपने बिट्टू को बचा लिया हो। और सागर को गले लगाकर ऋतु फिर से रोने लगी। घर वापस आते हुए सागर का हाथ थामे वह उससे बातें कर रही थी। ऋतु में आए इस परिवर्तन से दीपक और लक्ष्मी बेहद खुश थे। कुछ दिन गांव में गुजारने के बाद वे तीनों वापस गुड़गांव लौट आए। घर वापस आकर ऋतु नया जीवन जीने को तैयार थी। अनजाने में ही उसे ये एहसास हो गया था कि जिंदगी में गम और खुशी दोनों को ही गले लगाना पड़ता है। उसे अपने बच्चे की याद उसके मन में हमेशा ही रहेगी, पर उसके अवचेतन मन ने उसे समझा ही दिया था कि होता वही है जो विधाता चाहता है, और सुख और दुख के ताने बाने को गूंद कर ही जिंदगी की बुनाई होती है। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज और उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।